नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। व्यूअर्स, आज बहुत अहम बात होने जा रही है आपके साथ इस प्रोग्राम में। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने बहुत सारी धमकियां भारत को दी। भारत के खिलाफ उनके नेताओं ने बार बार जहर उगला, भारत को डराने की कोशिश की, न्यूक्लियर थ्रेट दी न जाने कितनी बार। यह भी कहा पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। लेकिन इस पहलगाम हमले के करीब 24 दिन के बाद आज पाकिस्तान की हर दुखती रग, यूं कहिए उसकी हर जगुलर वेन भारत के हाथ में है। आपको बता देता हूं ये जगुलर वेन क्या होता है। ये गर्दन की नस जहां से दिल और दिमाग को खून सप्लाई होता है। इंसान के शरीर में अगर इस एक नस को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो इंसान की मौत तय। आज भारत ने पाकिस्तान की इसी जगुलर वेन को अपने हाथ में लिया हुआ है। अब वो जगुलर वेन क्या है हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा आसिम मुनीर का वो भाषण पहलगाम हमले से पहले उसने जो दिया था, और उसमें कहा था कि कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, हम कश्मीर को कभी भूल नहीं सकते। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की आसिम मुनीर की जगुलर वेन कश्मीर नहीं है, उसकी जगुलर वेन कई और हैं, और वो सारी की सारी हमारी मुट्ठी में है, हमारे हाथ में है। और वो जगुलर वेन यानी इंसान की सबसे महत्वपूर्ण नस, वो आसिम मुनीर और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत से उसे मिलने वाला पानी है और उसके न्यूक्लियर ठिकाने हैं। अब इन चार नसों में आप जो भी दबाएंगे पाकिस्तान जोर से चीखेगा, जोर से तड़पेगा, और आज भी वो करा रहा है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इनमें से अगर एक नस भी जोर से दबा दी गई तो यूं आप समझिए कि पाकिस्तान का सारा जो ये रखा सहा दिखावा है ये सब खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वहां क्रांति हो रही है, वहां के नेता भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें एक अलग देश की मान्यता दीजिए। पीओके भारत आज नहीं तो कल लेगा ही। जहां तक पानी का सवाल है तो इंडस वाटर ट्रीटी हमने रोक दी है। अब जब तक आतंकवाद का पक्का इलाज नहीं हो जाएगा तो पानी भी वैसे तो नहीं बहेगा जैसे पहले बहता था। और रही बात न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर बम की, जो पाकिस्तान धमकी देता था, अब ऑपरेशन सिंदूर में उसके एयर बेसिस पर मिसाइल मारकर हमने ये तो उसको बता दिया है कि अभी तो हमने रनवे पर आपके मिसाइल मारी है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम वहां भी पहुंच सकते हैं जहां तुमने अपने न्यूक्लियर हथियार छुपाए हुए हैं। तो अब पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत की जद में है। और हम आज इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे कि इन चार नसों में से वो कौन सी नस है जो पहले दबाई जाए, या चारों की जारों पर एक साथ प्रेशर डाला जाए। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे जनरल एसबी अस्थाना साहब आ चुके हैं, मेरे जनरल संजय मेसन साहब हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा वो जुड़ेंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में, और बलोच एक्टिविस्ट अहमद मुफ्ती खान साहब वो भी हमारे साथ। अच्छा, मुफ्ती खान साहब आ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका। मेसन साहब बहुत स्वागत आपका, अस्थाना साहब बहुत स्वागत आपका। तो मैं पहले आपको जरा कुछ एक जल्दी से ग्राफिक्स में बता दूं, और आसिम मुनीर की फिलहाल ये एक नहीं चार नसें जो हैं ये जो हमको दबानी है, और जो कुछ इन पर प्रेशर पड़ भी रहा है, तो ये है वो साहब वो जगुलर वेन। आसिम मुनीर कह रहे थे कि कश्मीर है हमारी शारग, शारग ये नहीं है, शारग बलूचिस्तान, पीओके, पानी और न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इन चारों पर आप कहीं भी जोर दीजिए आसिम मुनीर की चीख निकलेगी, ये बात तय है। अब आइए पहले बात हम लोग बलूचिस्तान की कर लेते हैं। बलूचिस्तान में आजादी की तहरीर चल रही है, आजादी की जंग चल रही है, और मुफ्ती खान साहब यहाँ हमारे साथ हैं। उन्होंने एक दिन बताया था कि अंधेरा होते ही तो बलूचिस्तान में पता ही नहीं लगता कि वो पाकिस्तान है। अब ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान की कुल लैंड का, कुल जमीन का जो आप नक्शा देखते हैं ना, उसका 44% है। ये अगर हट जाएगा तो 44% जमीन कम हो जाएगी पाकिस्तान की। यहाँ के बड़े शहर क्वेटा जो कि कैपिटल है, नसीराबाद, जाफराबाद, खुजदार, चगाई, तुर्बत, ग्वादर, जहां पर चीन की मदद से एक बहुत बड़ा पोर्ट डेवलप कर रहा है, लेकिन बलोच लोग जो हैं वो काम भी नहीं होने दे रहे। चीन भी परेशान है इस बात से। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो आप देखिए पाकिस्तान का नक्शा कैसा दिखेगा आपको अगर ये बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। पाकिस्तान की मिलिट्री की सबसे बड़ी जो उनका सरदर्द है वो ये कि पाकिस्तान के पास पहले ही कोई गहराई नहीं, कोई डेप्थ नहीं है। और अगर ये बलूचिस्तान आप अलग कर दीजिए तो पाकिस्तान तो किसी जैसे अनीमिया का पेशेंट होता है ना, आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो कैसे हम लोग कमजोर से हो जाते हैं, तो ऐसा दिखेगा आपको पाकिस्तान। जैसे ही ये बलूचिस्तान अलग हुआ और उसकी रही सही डेप्थ जो है वो चली जाएगी और 44% जमीन उसकी चली जाएगी। और बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, बलोच लोग खुद लड़ रहे हैं।
क्यों है बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण पाकिस्तान के लिए? एक तो जो हमने गहराई की बात की, एक डेप्थ देता है उसके देश को वो। दूसरा, उसके वहां से निकलने वाले खनिज, प्रेशियस जेम्स, गैस निकलती है वहां से, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, रूबी, टोपाज, एमरल्ड, ये सारी चीजें जो है, सफायर, ये सब कुछ मिलता है पाकिस्तान को। वो सब कुछ निकालता है जमीन के नीचे से बलूचिस्तान से। ये बलोच लोगों की संपत्ति है जो पाकिस्तान निकालता है, और बलोचों को कुछ नहीं मिलता इसके हिस्से में से, कुछ नहीं। ये सब चला जाता है पाकिस्तान की आर्मी का पेट भरने में, या पाकिस्तान की आर्मी के लिए हथियार खरीदने में, और रहा सहा जो वहां के पंजाब के जो नेता हैं वो इसकी लूटखोरी करते हैं। वो जो पंजाब बलूचिस्तान के आम लोगों को मिलना चाहिए वो उससे ले लेते हैं। तो ये था बलूचिस्तान का हाल। अब बलोच लोग जो हैं उस मकाम पर जाकर खड़े हो गए हैं जहां उनको एक जरा सा एक बड़ा मौका मिला और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग बलूचिस्तान की बात करेंगे। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार मस्ती खान साहब से कमेंट ले लूं शुरुआत में, क्योंकि बलोच एक्टिविस्ट भी हैं और ये भी आपको वो बता देंगे कि इस वक्त जो आजादी का ऐलान कर दिया है बलोच लोगों ने, तो क्या वाकई झंडा तय है, करेंसी, पासपोर्ट सब छपवा लें क्या बलोच लोग? मस्ती खान साहब, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जो हमारी स्ट्रगल है, हमारी जो जिद्दोजहद है, उसको भारत के मीडिया ने काफी कुछ उसको अहमियत दी है। हमें तो उम्मीद ये थी 77 सालों से कि भारत की रियासत इसको अहमियत देगी और हमें अपना समझेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि भारत की रियासत ने हमें इन काबिज जल्लाद, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, ये इंतहाई इमोरल लोग हैं, इनका जो मुल्क बनाया जिन्ना, वो अपने बहन के साथ इश्क करता था, उसकी बहन के साथ ताल्लुकात थे। हम ऐसे मुल्क के साथ क्यों हो? हम गैरतमंद लोग हैं। ये पंजाबी बेगैरत, पंजाबी जिहादी बेगैरत, इनको अपने भाइयों का पता नहीं है, इनको अपने जमीन का पता नहीं है। ये बेगैरत चीन के गुलाम, कभी अमेरिका के गुलाम, पहले बरतानिया के गुलाम। देखें, ये जो पाकिस्तान जो नाम एक बनाया हुआ है, ये हिंदुस्तान के अवाम को बरतानवी साम्राज्य की तरफ से एक पनिशमेंट थी। बरतानी साम्राज्य ने हिंदुस्तान के अवाम जब अपनी आजादी मांग रहे थे, तो ये जिन्ना और ये सारे ये जो अपने बहन के साथ सोता था, उसको खड़ा करके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बंटवारा कराया। हम बलोच देखिए इस बंटवारे को नहीं मानते थे, और जब ये हो रहा था तो हम लोगों ने कोशिश की, हमारे लीडर आपके पास आए, और जो शख्स आए वो हमारे खास फैमिली के बंदा जैसा था, गौश बख्श बिजिंजो, ये सारा आपके उसमें है। लेकिन वहां से हमें जो है कहा कि नहीं भाई, आप मेहरबानी करके समझौता कर लें। भाई देखें, इनके साथ समझौता नहीं हो सकता है। ये पागल हैं, ये जिहादी पागल हैं। ये जिहादी जो हैं, इनको जब तक इनको जन्नत अपने हूरों के साथ गिलमानों तक नहीं पहुंचाएंगे ना इनकी अक्ल। अरे मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये जब जनरल नासिम मुनीर वो स्पीच दे रहा था ना, जिसमें इसने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसने ये कहा कि हम टू नेशन थ्योरी को मानते हैं, तो इसने कहा था कि ये बलूचिस्तान के 1500 लोग मिलकर बलूचिस्तान हमसे ले लेंगे क्या? आप देख ले, अब ये कह रहे हैं कि हम 1500, 3 करोड़ एटलीस्ट बलोच हैं दुनिया में, समझ रहे? एटलीस्ट दुनिया में 3 करोड़ बलोच हैं। उनमें से 90 लाख बलूचिस्तान में है, बाकी आसपास है, सदर्न पंजाब में है, सिंध में है, आपके जो है अफगानिस्तान, ईरान में। तो हमारी तादाद जो है 3 करोड़ है, ठीक है, एटलीस्ट। उनमें से 90 लाख बलूचिस्तान में है। हम सबके साथ, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जिन्ना का मुंह काला था, अपने बहन के साथ कर रहा था, हम सब इनसे शदीद नफरत करते हैं। लेकिन आप आसिम मुनीर की फौज का कैसे सामना करेंगे? कैसे आजादी, अपनी पूरी तरह मुकम्मल आजादी हासिल करेंगे? बाबा ये फौज हमारे, आप जान रहे जश्न आजादी, ये जो है जश्न मना रहे, इतने ठग हैं, इतने ठग।
अमेरिका से भीख मांगे कि भाई हमारी जान बख्शाओ भारत के, तो दूसरों से भीख मांगी, ये क्या है, यूएई वालों से, कतर वालों से, सबसे कहा भाई हमारी जान बचाओ। अब कह रहे हैं कि हम जीत गए, टैंक के ऊपर खड़े। आपने देखा उनका जो है डिफेंस मिनिस्टर कैसे खड़ा हुआ था टैंक पे, जैसे कोई चपरासी होते हैं चाय लाने वाला, उस किस्म से ऐसे चपरासी की तरह खड़ा हुआ था डिफेंस। आप भैया, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला क्या है? भारत एक नेचुरल मुल्क है। भारत ये कैंसर जो उसको कि अंग्रेज खड़ा के, हमने इस कैंसर को खत्म करना है। देखिए बलोच लोग पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंस, आजादी डिक्लेयर करने के जगह पहुंच गए, उस मकाम पे पहुंच गए कि डिक्लेयर कर दें बलोचिस्तान अलग मुल्क है। अब भाई देखिए, 2 मुल्क हमें काफी हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए। सबसे पहले हिंदुस्तान, फिर अफगानिस्तान, समझ रहे हैं? और इन दोनों मुल्कों को ये पाकिस्तानी फौजी जिहादियों ने डसा है, ठीक है, और ये दोनों मुल्क के लोग इनके इंतहाई खिलाफ हैं। मैं आपकी बात का जवाब लेने की कोशिश करता हूं। यहां हमारे साथ बहुत 2 सीनियर मेहमान हैं। देखिए, वो बार बार जो कह रहे हैं, कभी साफ खुल के कोई लोग कहते हैं, कहीं नहीं, कि भाई हमें भारत जो है, अब भारत एक कदम बलूचिस्तान के लिए आगे बढ़ा ले। तो क्या क्या ऐसा वक्त आ गया है? हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से वक्त आ गया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हुई हैं पिछले काफ़ी समय में। उनकी सबसे पहले तो उनकी पीड़ा साफ नज़र आती है, बिल्कुल, और जो भी बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई हैं बलूची लोगों के ऊपर, वो भी काफ़ी नज़र आता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें, उन्होंने 2 बातें बताई, अफ़गानिस्तान और भारत दोनों की तरफ। तो आप देखिए, अफ़गानिस्तान में भी एक जो बलूचिस्तान है, मैं दर्शकों को बता दूं, उसका कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में है और कुछ हिस्सा ईरान में है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, जो पूरा बलूचिस्तान है। और इस पूरे को, तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसी को ग्रेटर बलूचिस्तान कहा जाता है। और बलूची लोग जो हैं वो बीच में डिवाइड हो रखे हैं, जैसे पश्तून लोग डिवाइड हो रखे हैं खैबर पख्तूनवा में। तो जाहिर है कि यही जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल पश्तून्स के स्ट्रगल के साथ भी जुड़ती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अब जो BLA जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी, जो उनकी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं, वो भी, और जो TTP है, ये लोग सारे एक साथ, और सारे ये जो संगठन हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ के एक साथ पाकिस्तान मिलिट्री का मुकाबला कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात आती है, आपने जो सवाल पूछा है कि भारत ने क्या इसमें आगे कर सकता है, तो इसमें अभी भारत के जो, मेरे विचार से, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट है, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, हमने 2-3 चीज़ें की हैं सही वक्त पे। एक बार हमने पैलेस्टीनियन की एम्बेसी भारत में बनाई थी किसी टाइम पे। उसके बाद आप देखिए, तिब्बत की गवर्नमेंट चल रही है धर्मशाला से। तो ये 2 इनिशिएटिव भारत ले चुका है। जाहिर है कि तिब्बत वाला उनको पसंद नहीं आ रहा है चीन को, और पैलेस्टीनियन वाला जो है वो होने के बावजूद भी हमारे, ये बड़ा उदाहरण आपने दिया। हाँ, कि जब तिब्बत की एग्जाइल की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत से चल सकती है, हाँ, तो आगे बलूचिस्तान की भी चल सकती है। तो एक जाहिर है कि अगर बलूची लोग थोड़ी और हिम्मत दिखाते हैं, क्योंकि हम एक भारत के लिए भी आप देखिए, और इसी को मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूं तो उससे स्ट्रेटेजी साफ जाहिर हो जाएगी। जब बांग्लादेश में 71 में जब ये ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा जातियाँ की थी, और वैसी जातियाँ ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं। उन जातियों के बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो डिसग्रंटलमेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में। तो हमें एक चाहिए, एक लीडरशिप। मैं आप कुछ ही समय पहले मैंने सारे बलूच लीडर्स के साथ एक डिस्कशन किया था, एक पैनल के ऊपर मैं चेयर कर रहा था, और सारे काफ़ी लोग थे उसमें। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये सिचुएशन एक सिनर्जाइज्ड एफर्ट और एक लीडरशिप, वो हमसे चाहते हैं कि आप हमें रिकॉग्नाइज कर लें कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, अलग हैं। आप कह रहे हैं कि पहले वहां एक लीडरशिप उभरनी चाहिए। हाँ, एक लीडरशिप उभरनी चाहिए, ये सारा एक साथ होना चाहिए, तीनों चीजें एक साथ। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय भी आ चुके हैं स्टूडियो में। सर, स्वागत आपका। ये बलूचिस्तान पर चर्चा हो रही थी, एक बार जनरल मैसन का मैं कॉमेंट लेना चाहूंगा। भारत क्या कर सकता है बलूच लोगों के लिए? सौरभ, भारत बहुत कुछ आज कर सकता है। देखिए, मेरा तजुर्बा है, जब मैं अफगानिस्तान में था तो बलूची से भी मेरा इंटरैक्शन होता था, और वहाँ 3 साल का तजुर्बा है। भारत ये कर सकता है, पहली बात हमें ये हिस्टोरिकली उन्होंने बता ही दिया है। ये खान ऑफ कलात ने उस समय साइन नहीं किया था वहाँ पर ये ट्रीटी,
और ये एक ऐसा उस समय देश था जिसने ऑटोनॉमी 227 डेज के लिए इंडिपेंडेंस थी इनकी। उसके बाद ये पाकिस्तान ने जब ये पीओके पे ये कश्मीर में कब्जा करने की कोशिश की थी, उसके बाद वही मेजर अकबर खान जाके बलूचिस को कैप्चर कर रहा था और तब वो खान ऑफ कलाट को मजबूरन और वो ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। लेकिन उसको जब भाई थे उस दिन से आज़ादी के लड़ाई शुरू हो गई थी और तब से लेके आज तक बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल इन्होंने सही बोला हमारे भाई ने, बलूची ने। लेकिन अब भारत को बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब मैं बोलूंगा मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम चालू हो गया है। नंबर एक, हमको पीओके को बलूचिस्तान को आज से ही रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। ये एक हमारा सबसे बड़ा पहला कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं मेहमान साहब। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैप पे आज से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके हिंदुस्तान के मैप्स पे उसको अलग एक कंट्री दिखाइए, बलूचिस्तान। तीसरा, उनकी एम्बेसी यहां पर खुलनी चाहिए और ये अब करना चाहिए। ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और पॉलिटिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। मिलिटरीली इनके पास पूरी, मैं बोल लूंगा, इनके पास बहुत काबिलियत है। इनके मैं एक दो जनरल से मिला था, जनरल बलूच। कहने का मतलब है वहां का जो आक्रोश आपने देख लिया है बलूची लोगों में, उन्होंने तो जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, तो पाकिस्तान की सीमा पे वो प्रहार कर रहे पाकिस्तानियों पे। एक और चीज इन्होंने बहुत सही बोला, अफगानिस्तान का बहुत रोल है। और एक और जगलू रेवेन वो आपको मैं सबसे बताऊं, वो है ड्यूरेंट लाइन। आज भी तालिबान 1.0, तालिबान 2.0 ने ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज किया नहीं किया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है जिस दिन दोनों तरफ ड्यूरेंट लाइन के पश्तून एकजुट हो गए, मैं दोहरा रहा हूं, ये एक ग्रेटर पश्तूनिस्तान बन जाएगा या ग्रेटर अफगानिस्तान, और फिर ये मिलके ये बलूचिस्तान आपने एक और नस जो है बता दी, जो पाकिस्तान की दबाव तो चीखेगा, वो है अगर अब हम पश्तूनों का साथ देने तो ठीक है। बिल्कुल, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं हम लोग आज चर्चा क्या कर रहे हैं। हमारे साथ हम एक और मेहमान अमजद अयूब मिर्जा साहब भी जुड़ गए हैं, जाने माने पीओके एक्टिविस्ट हैं, आजादी चाहते हैं पीओके से, पीओके की पाकिस्तान से। स्वागत है आपका मिर्जा साहब। हम बात कर रहे हैं जनरल साहब, आज की आसिम मुनीर ने कहा था कश्मीर हमारी जगलर वेन है, शारग है, तो हमने कहा कि कश्मीर तो नहीं है तुम्हारी शारक, लेकिन ये चार है। मैंने चार कही थी, इन्होंने पांच कह दी। पहला बलूचिस्तान, दूसरा पीओके, तीसरा पानी, चौथा उसके न्यूक्लियर हथियार, और इनके मुताबिक अगर पश्तूनिस्तान की भी तहरीक चलाई जाए, इनमें से किसी एक पर भी चोट करी जाए या सब पे एक साथ, तो पाकिस्तान बिलबिलाएगा। तो मैं जरा पीओके का भी आपको बता देता हूं, मिर्जा साहब आ गए हैं, तो हम बलूचिस्तान की तो बात कर ही रहे हैं। अभी पीओके से जो ताजा खबरें हैं वो ये कि ये भारत ने जब साफ साफ कह दिया अभी कि पीओके खाली करे, पाकिस्तान दफा हो जाए वहां से, अपनी फौज को वहां से हटा ले क्योंकि पीओके हमारा है, तो उसके बाद जो उनके DGISPR हैं, जिनको झूठ बोलने का जिम्मा दिया गया है वहां की सेना की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि पीओके पर अगर बात होगी तो पीओके में स्टेक होल्डर्स केवल भारत और पाकिस्तान नहीं है, एक तीसरा पक्ष भी है और वो है चाइना। तो अब उनको लग रहा है कि बड़े भाई को बुला के लाओ भाई, बात तभी हो पाएगी इंडिया से, कि इंडिया इससे नहीं तो हम क्या बात करेंगे, तो वो इसके अंदर जो है चाइना को लेकर के आ गए। तो मैं एक बार मिर्जा साहब से पूछ लूं, पाकिस्तान कह रहा है अब चीन से भी बात करें कश्मीर के मुद्दे पर, मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया गौरव जी। चाइना का तो क्या लेना देना है, चाइना को तो इन्होंने गिफ्ट किया है, चोरी का माल आगे दूसरे चोर को पकड़ा दिया है। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये बात होगी और सिर्फ एक पॉइंट पर बात होगी और किसी चीज पर नहीं होगी। गिव अस द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स फ्रॉम पीओके एंड गिलगित बल्तिस्तान। व्हाई? बिकॉज द मामला हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड। गौरव साहब, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का माउंटबेटन के थ्रू मुआहदा हो चुका है विद इंडिया और ये एनेक्सेशन हो चुकी है। दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, दिस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसको दुनिया में कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लीगल डॉक्यूमेंट वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके तहत 560 से ज्यादा रियासतें मिलके तो इंडिया की रिपब्लिक बनी थी। तो बात किस चीज पे करनी है भाई? पाकिस्तान से हमने क्या बात करनी है?
कि क्या लेना है क्या देना है। भाई हमारा इलाका है, वापस कब कर रहे हो, यही बात होगी। अब मिर्जा साहब देखिए, पाकिस्तान जहां तक पाकिस्तान की आर्मी का सवाल है तो उसका तो इलाज इंडियन आर्मी के पास है, वो अभी दिखाई दिया उन्होंने। एक चीज आप मुझे बता दें, आज ये दुनिया आपको सुन रही है, एहमार मुफ्ती खान साहब हैं, उन्होंने कहा हम तो सारे बलोच लोग, दुनिया में 3 करोड़ बलोच लोग हैं, 90 लाख उनमें से बलूचिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में। हर एक के हाथ में झंडा है आजादी का, सब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान अलग देश बनने के लिए तैयार है, पीओ के पाकिस्तान से आजाद होने के लिए तैयार है पूरी तरह। ये सवाल ही नहीं बनता कि पीओजे के आजाद होने के लिए तैयार है या नहीं है। सवाल ये, क्या हम पीओजे को आजाद करवाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्या हम अपना लुटा हुआ माल जो है, वो चोरी का जो हमारा जो माल चोर ले गया है, वो चोर के घर में जाके उसे वापस लाने के लिए तैयार है कि नहीं है। इसका माल से क्या लेना देना है कि माल तैयार है कि वो वापस जाना चाहता है तिजोरी में कि नहीं। मैं आपसे पब्लिक सेंटिमेंट पूछ रहा हूं ना। पब्लिक सेंटिमेंट जो क्या बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ है। यू कैनॉट कैरी अ पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग एनीवेयर इन पीओजे के। और अगर आप कहीं कोई गवर्नमेंट लगाती है झंडा किसी चौक में चौराहे में, तो वो रात को उतार के फेंक दिया जाता है, उसको दरिया में फेंक देते हैं, उसको जूतों के नीचे मसल देते हैं। पाकिस्तान का फौजी जो है वो पीओजे के में वर्दी के साथ बाजार नहीं जा सकता। तो और क्या चाहिए आपको। ठीक, बिल्कुल। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया जनरल रॉय, अब क्लियर हो गया बिल्कुल। वो पंजाबी में कहते हैं होड़ा नाम में पूरा देखिए, ऐसे है कि इतिहास की बात एक तरफ रही और आज की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि जो कुछ 47 में हुआ, किस तरह से जो है ये भारत का एक हिस्सा दिया गया डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन करने के बाद। अब सवाल ये है कि 1 जनवरी 1949 को जब सीज़फायर, यूएन स्पॉन्सर्ड सीज़फायर लागू हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो उस टाइम पे उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें कुछ कंडीशंस दी गई थी। पाकिस्तान हमेशा उन कंडीशंस को लेके रोता रहा है। प्लेबेसाइट एक मेजर कंडीशन है, उसी को मैं याद दिलाता हूँ, बाकी और भी कंडीशंस हैं उसमें। और भी कंडीशंस थी फ़ौजों के बारे में, जिसके बारे में ना पाकिस्तान ने उसको इम्प्लीमेंट किया ना हमने किया। पर सवाल यह है कि इतने सालों में पाकिस्तान को ज़रूरी है, कहीं ना कहीं तो उसको इस बात का कॉन्फिडेंस था, या मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस नहीं था, कि वो पीओके को लंबे समय तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने साथ रख पाएंगे या चल पाएंगे। तो उन्होंने बहुत चालाकी से शुरुआत कहाँ से की, सक्षाम वैली से, जहाँ की 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इन्होंने चाइना को दे दिया। उसके बाद दूसरा इन्होंने काम ये किया, जो कि काफ़ी कोई 2015 की बात है, काफ़ी रिसेंट बात है। धीरे धीरे इन्होंने चाइना को जो है इस बात की परमिशन दे दी कि आप जो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ से आप जो है अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल सकते हैं। तो चाइना ने जो वो मुहिम शुरू की, जिसके ऊपर इनिशियल प्रोजेक्ट उनका कोई $56 बिलियन का था, जो चलते चलते $65 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है, और वो जा कर के जो है गॉर्डर पोर्ट्स को लिंक करता है। अब सवाल यहाँ पे समझने का ये है कि चाइना ने जब इतना पैसा इसमें लगाया है तो ज़रूर इसके बारे में उसने भी सोच विचार किया होगा कि कल को, हालांकि जो पढ़ने में आया, जो समझने में आया, यही आया कि चाइना ने बोला कि ठीक है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन आने वाले समय में हम बात करेंगे कि किसके हक में है, उसके हिसाब से हम अपनी इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, बाद की बात है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे होगी उससे हम बात करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा ये BRI बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट शी जिनपिंग का चला काफ़ी समय से। अब सवाल ये है कि चाइना के लिए ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उनके मेनलैंड से गॉर्डर पोर्ट तक वो 72 घंटे में ये दूरी को तय करते हैं बाई रोड जी। और अगर वो शिप ट्रैफिक लेते हैं साउथ चाइना सी से अरबियन सी में आने के लिए, उनको 28 दिन लगते हैं। अब आज के माहौल को देखते हुए, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक रियलिटीज़ को जब हम देखते हैं, तो उसमें पता लगता है कि उनको जो ये एडवांटेज मिला है, साउथ चाइना सी वाला ट्रैफिक 28 दिन लेता है उनको शिपिंग वाला, और ये 72 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो गॉर्डर में बना है, पोर्ट्स ऑफ गॉर्डर, वहाँ पे जो उन्होंने दीवारें खड़ी की हैं वो इतनी ऊंची खड़ी की हैं कि आप देख नहीं सकते कि अंदर फैसिलिटीज़ हैं क्या।
तो चाइना ने ये एडवांटेज लिया है। चाइना इज ह्यूजली इन्वेस्टेड इन चाइना की इन्वेस्टमेंट एक बात है, चाइना ने जो अपनी खुद की जो एक उनको कहेंगे कि जियो पॉलिटिकल लोकेशन उनकी बड़ी ऑफ सेंटर्ड है ग्लोबल मैप में, उस डिसएडवांटेज को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। अब इस रियलिटी के चलते जो है पेज थोड़ा ज़्यादा फंस गया है, मुश्किल हो गया है, और पाकिस्तान को मालूम था कि अगर किसी प्रकार से अगर सेंटिमेंट्स को ख्याल रखते हुए अपनी पब्लिक के किसी प्रकार से अगर कुछ कर सकते हैं वो, तो यही तरीका है कि किसी न किसी और पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर लो। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ यहाँ से थोड़ा हट करके कि अगर बलूचिस्तान की बाउंड्री हिंदुस्तान के साथ होती, लैंड बाउंड्री, तो मैं आपको कह सकता हूँ यकीनन कि बलूचिस्तान आज नहीं, आज से कई साल पहले आज़ाद हो चुका होता। लेकिन एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, और यही मेरा आखिरी पॉइंट है, किसी भी देश की जो आबादी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसकी अपराइजिंग या उसकी जो विल पावर है, वो बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि उस देश को आज़ादी मिल पाएगी कि नहीं। बलूचिस्तान में ये कहाँ डाउट में है सर? तो लगना चाहते हैं बलूचिस्तान में डाउट में नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है और जितना लैंड मास उनके पास है, वहाँ पे वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन उस लैंड मास पे उतना पावरफुल नहीं हो पाता है, जैसा कि हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हैं। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिया का उनके साथ कोई लैंड बॉर्डर नहीं मैच करता है, इसीलिए अगर देखें हमारे रिलेशंस जो तालिबान से इंप्रूव हो रहे हैं और ईरान से भी जो हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, इन दो रिलेशंस के चलते पाकिस्तान और बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से। दो बातें आप कह रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान का जहां तक संबंध है वहां देरी इसलिए है क्योंकि हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है उसके साथ, और पीओके कॉम्प्लिकेट हो जाता है चीन की इन्वेस्टमेंट की वजह से, और उसी को पाकिस्तान उगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सर, अब मैं जरा, क्योंकि दो मुद्दे और रह गए हैं, और आप लोग बस्ती खान साहब और मिर्जा साहब, आप कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस भी आपको पॉइंट पर जगह बोलने का इच्छा हो। अगला मुद्दा साहब जी, यहीं पे मैं पहले इनकी बात को क्लियर कर दूं। भाई साहब जो फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है और लैंड मास बहुत ज्यादा है, वो एक इशू बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बलूचिस्तान का अगर लैंड मास ज्यादा है तो वो शहरी लैंड मास नहीं है, वो पहाड़ हैं, वो रेगिस्तान है, और सबसे बढ़ के समुंदर है। तो ये आर्गुमेंट तो पाकिस्तान का है कि जी बलूचिस्तान आज़ाद होकर कैसे सरवाइव करेगा, इनकी तो आबादी नहीं है और इनका तो रकबा इतना बड़ा है, ये उसको डिफेंड कैसे करेंगे, ये बिल्कुल ही मैं इसको बाय नहीं करता। दूसरी बात कि इंडिया के साथ जो है बॉर्डर नहीं है, उससे क्या होता है भाई, इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं है तो अब कुछ बातें ऐसा है ना मिर्जा साहब, कुछ बातें कही जा सकती हैं टीवी पे, कुछ नहीं कही जा सकती। बात सुन ले ना, अफगानिस्तान के साथ तो बॉर्डर है ना। कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब नियत हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। ईरान खुद फांसियां दे रहा है बलोचों को, ईरान में चाबहार जो है सारी बलोचों से भरी हुई है, ठीक है ना। ठीक है। तीसरी बात पीओजेके की है। भाई पीओजेके का जो मसला है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं है। चाइना के साथ बात करें आप बैठ के कि भाई आप बताओ, सी पैक, हम यहाँ श्रीनगर से रोड निकालते हैं वाया मुजफ्फराबाद, सीधी सी पैक के साथ जोड़ते हैं, उसको इंडिया के साथ मिलाओ सी पैक को, हम भी अपना माल मंडी में बेचें, तुम भी बेचो, बात खत्म हो गई। चलिए देखिए जहां मैं आपने जो एक लाइन कही, मैं ये पीओके और बलूचिस्तान के लिए उसको फाइनल वर्ड कहता हूं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब जब वो होना होगा काम तो वो हो जाएगा, ये बात है। जब सोच लिया जाएगा कि ये करना है तो वो हो भी जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। आगे सब तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान के आसिम मुनीर की तीसरी शारक, गर्दन की नस जो पकड़ी हुई है भारत ने, वो है पानी। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है और सस्पेंडेड रहेगी जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद और आतंकवादी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान को तो इस बारे में बिल्कुल भी शक नहीं है और ना उसको होना चाहिए। मैं इससे जुड़े आपको 2-3 खबरें भी देता हूं, आपको ये पता लगेगा। जो पाकिस्तान ये कहता है ना कि पानी है कैसे रोक लेगा, पानी में कोई 2 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर कोई ना डैम बन सकता है, ना नहरें बन सकती हैं, कोई चैनल नहीं बन सकता, तो कैसे रोकेगा भारत पाकिस्तान का पानी। जल्दी से कुछ एक खबरें आपको मैं बता रहा हूं। पहली खबर तो यह कि साहब वहां पर एक रणबीर कनाल है, रणबीर कैनाल हमने अपने हिस्से की नदी पे बना रखी है। ये खबरों में हमने सुना है कि उस रणबीर कैनाल को 120 किलोमीटर और लंबा करने का भारत का इरादा है। इसका सीधा मतलब ये पाकिस्तान को जाने वाला पानी का हिस्सा कम हो जाएगा और वो पानी भारत अपनी नहरों में अपने नीचे के प्रदेशों को दे पाएगा। इस पर हमारी जो जानकारी है कि काम करने के लिए आगे कहा भी जा चुका है। पॉइंट नंबर 1,
इसके अलावा जो भारत है वो कई सारे वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से नहीं बन पाते थे वो बनने शुरू हो गए, उन पर काम रुका हुआ था, वो काम आगे शुरू हो चुका है। जैसे ये होगा तो क्या होगा, बिजली पैदा करने के लिए वहां पानी और इकट्ठा करने के इंतजाम किए जाएंगे, तो वो पानी वहां रुकेगा, वो पानी आगे नहीं जा पाएगा। पाकिस्तान की 80% खेती जो होती है वो इंडस वाटर सिस्टम से निकलने वाले नदियों के पानी के ऊपर निर्भर है। 80% खेती पाकिस्तान की, कुल 25 करोड़ लोग रहते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि अगर 80% किसान उसके इस पानी पर डिपेंड करते हैं तो पूरे पाकिस्तान का जो है वो क्या हाल होगा। तो एक रणबीर कैनाल वाली बात मैंने आपको बताई। इसके अलावा कई और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था, दिल्ली के पास एक हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट है। अब इनसे जो हम अब तक कुल बिजली पैदा करते हैं अभी तक उस पूरे सिस्टम में जो कश्मीर में है वो है 3360 मेगावाट। इतनी बिजली हम पैदा करते हैं। आप जानते हैं उसको कहां तक ले जाने का लक्ष्य है भारत का कि ये इतनी बिजली यहां से पैदा होनी चाहिए। तक 350 मेगावाट से बढ़ाकर हम उसको 12,000 मेगावाट करना चाहते हैं, यानी 3 गुना करना चाहते हैं। अब जब आप 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करना चाहते हो तो उतना पानी स्टोर करना है ना। तो ये भारत के टारगेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब कि पानी तो रोका जा ही नहीं सकता, तो इस सवाल का जवाब पाकिस्तान ने खुद दे दिया कि अभी हाल फिलहाल में केवल हमने कुछ गेट बंद किए थे तो चिनाब नदी में 90% पानी का फ्लो कम हो गया था, केवल अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के गेट बंद करने से मात्र, और कुछ नहीं किया था। 80-90% फ्लो पानी का कम हो गया था। तो सर ये शारक तो आपने बहुत जोर से पकड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये जो जगुलर वेन की जो बात करते हैं और धमकी भी दे रहे थे वो कि जैसे ही ये पानी रुकेगा उसके बाद बहुत कुछ हो जाएगा। वो पानी भी रुक गया, थोड़ा पानी तो रुका कम से कम, और तुम्हारी धमकी वहीं की वहीं रह गई, वो बात अलग है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर जाहिर है कि अभी और भी प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे और कुछ प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को भी दिए जाएंगे, वैसी उम्मीद मैं करता हूं गवर्नमेंट से, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी दिए जाएं, ताकि जो सारे के सारे प्रोजेक्ट जब एक साथ चलेंगे, और यही नहीं, इसके साथ हम ये भी प्लानिंग हो रही है कि इसको लिंकिंग, वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो 3 नदियां जो जाती थी वहाँ पे पाकिस्तान में, उनसे हम अपनी नदियां जो बाकी जो 3 जिनकी नदियों का जो पानी भारत में जाता था उनको लिंक किया जाए, ताकि उसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है, पानी की जो फ्लो है वो बढ़े। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब इस जुगुलर वेन से ही उनको इतनी दर्द हुई कि वो अभी तक तो बोल रहे थे जी मैं रीनेगोशिएट नहीं करूंगा, और वर्ल्ड बैंक में भागे जा रहे थे। भारत कम से कम 2 साल पहले से बोल रहा है उनको कि आप रीनेगोशिएट कीजिए हमारे साथ। अब बोलते नहीं नहीं मैं तैयार हूँ रीनेगोशिएट करने के लिए। जैसे ये कहानी चिट्ठी लिखी है कि हम मैं तैयार हूँ रीनेगोशिएट करने के लिए, कि कुछ मेरा पानी मत करो, मेरे कुछ दया करो वाली बात सामने आ रही है। हाँ मिर्जा जी बोलिए। पाकिस्तान ने आ रहा हूं मैं, मेहमान साहब इनके बाद आता हूं। हम पाकिस्तान ने जो हमारा दरिया झेलम, दरिया नीलम जिसको किशन गंगा कहते होते थे, इनके पानियों के रुख मोड़े अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। इन्होंने हमारे पानियों के ऊपर मंगला डैम बनाया ये वादा करके कि 300 मेगावाट बिजली पीओजेके को फ्री मिलेगी। इन्होंने जनाब बलूचिस्तान के कुओं में, जो पानी के मीठे पानी के कुओं में जहर डाला पाकिस्तानी फौज ने कि इनको ये पानी पिए तो ये मर जाएं। इन्होंने केपीके के कुओं में जहर डाला। इन्होंने सिंध के पानियों का रुख तब्दील करने के लिए 6 कनाल्स खोदने का ऐलान किया कि पंजाब को सैराब किया जाए। तो बड़ी खुशी है हम सबको कि इनका पानी बंद। ठीक है सर, ठीक है मिर्जा साहब, मेरे पास क्योंकि टाइम कम बचा है, पानी बंद होता है। मैं जरा उसकी चौथी नस भी बता दूं जो शारक आसिम मुनीर की हाथ में है भारत, वो है न्यूक्लियर वेपन। अब ये तो इस पर तो बहुत चर्चा हो गई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जहां जिन सुरंगों में नीचे हैं उनके गेट्स के पास आके भारत की मिसाइल गिरी। भारत ने नहीं कहा कि हमने किया है, हमने तो इनकार किया है, दुनिया कह रही है कि ऐसा हुआ है। तो ये तो उसको पता है कि ये किसी भी दिन भारत की कैपेबिलिटी है कि ये काम भी हो जाएगा। अब अगर तुम्हारी सुरंगों के रास्ते ही बंद हो जाएंगे, कहां से निकालोगे तुम अपना एटमी हथियार? उधर अमेरिका तैयार बैठा है, उसने एक एलीट कमांडो यूनिट तैयार की हुई है खास इस काम के लिए। इजराइल की बहुत मन है कि वो ये काम कर दे, हमसे पहले जाकर के वो ये काम कर दे। और यहां मस्ती खान साहब बैठे हैं, बलूचों को देते कुछ नहीं पाकिस्तानी, अपने न्यूक्लियर टेस्ट इनके बलूचिस्तान में करते हैं। और क्या? बिल्कुल। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, ये हमारे लीडर ने, बलूच हो ची मिन डॉक्टर अल्लाह नजर ने
आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि जो 93,000 बंदूकें इन्होंने आपको सरेंडर किए थे ढाका में, पाकिस्तान आप लोगों से अगर कुछ ज्यादा नहीं होता है तो सिर्फ हमें वही दे दें। आप मेहरबानी करके ये ना सोचें कि हम आपसे दूर हैं, ये लैंड मास नहीं है, फिलाना नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये माइंडसेट की बात होती है। ये बदमाशों ने ये आपके कश्मीर के हिस्से को आपसे कैसे छीन लिया, वो तो आपके लैंड के साथ लगा हुआ है। मस्ती खान साहब, सॉरी मैं टाइम कम है इसलिए रोक रहा हूं आपको। देखिए आपने जो बात अभी कही ना, मैं आपकी फीलिंग्स हम सब समझ रहे हैं, लेकिन दो लोगों ने तो खुलकर कहा वक्त आ गया कि भारत रिकॉग्नाइज करे। और ऐसी आवाजें जब उठती है मीडिया के ऊपर तो वो पहुंचती भी तो है ना, कोई सुनता भी तो होगा ना उनको। मैं जरूर आपकी बात पहुंच रही है जहां पहुंचाना चाह रहे हैं। सर जल्दी से ये जो दो बातें भी अंत में की और खासकर न्यूक्लियर। सौरभ मैं जल्दी से एक बात बोलूंगा। ये दो जो हमारे सामने पीओके और बलूचिस्तान, मेरे को भविष्य दिख रहा है हिंदुस्तान का। भविष्य ये है कि पीओके भारत के साथ अपने आप जुड़ेगा, ये यहाँ की जनता करेगी और उससे 4 मुख्य फायदे हैं, भारत को पता होना चाहिए। नंबर 1 पूरा कश्मीर वापस, नंबर 2 हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर बॉर्डर वापस जुड़ जाएगा, नंबर 3 हमारा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में इसी रास्ते से थ्रू पाकिस्तान ट्रेड हो जाएगा, नंबर 4 सीपेक कट हो जाएगा दो तरह से, एक है यहां पर पीओके से और एक होता है वहां बलूचिस्तान से। तो हमें चाइना से अभी नहीं देखना है कि वो कितना फर्क है। और जहां तक न्यूक्लियर का है उसमें कोई शक नहीं है कि आज इजराइल, बस एक ही सवाल में इसको बोल दूंगा, क्या ईरान को ये देखना चाहता है अमेरिका न्यूक्लियर पावर? नहीं। तो क्या पाकिस्तान को वो अभी देखना चाहेगा जो उसके बगल में ही है कि एक वो न्यूक्लियर पावर तो है, लेकिन अब उसको क्या कंट्रोल करना चाहेगा? मेरे ख्याल आंसर है नहीं। तो वो भारत, इजराइल और इंडिया के लिए मेरे ख्याल इससे ज्यादा मैं नहीं काम हम ही को करना पड़ेगा और हम बता चुके हैं कि ये काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम और आप लोगों ने जो इनपुट्स दिए, खासकर मिर्जा साहब और मस्ती खान साहब, आप हमारे साथ बाहर से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रॉय बहुत शुक्रिया सर, 10 मिनट और आप पहले आते तो फिर और लंबी चर्चा हो जाती। जनरल मेस्टन, जनरल मस्ताना, बहुत धन्यवाद आपका।